Hello everyone, I am Deepa Mishra from Chemistry Point. Today our topic is origin of periodic table. तो आज का हमारा टॉपिक है origin of periodic table के अंदर भी सब टॉपिक है डॉबे-राइनर ट्रायड रूल, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल और मैंडलीव periodic table. लोथर मेयर भी एक कर्व डायग्राम है. तो जो डॉबे-राइनर ट्रायड रूल है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है, लोथर मेयर कर्व डायग्राम है, ये तीनों जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर वेरी करा दिए थे, यानी कि मेंशन हो गए थे. लास्ट मैंने आपको मैंडलीव periodic टेबल यहाँ पे छोड़ा था, तो आज हम इस वीडियो में आगे इसमें समझेंगे. ओके, तो देखिए मैंडलीव periodic टेबल जब हम बात करते हैं कि periodic टेबल की खोज किसने की थी या किसका सबसे नाम पहले आता है खोज के बारे में, तो हम मैंडलीव का नाम लेते हैं. ओके, तो देखिए मैंडलीव का नाम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें आवर्त यानी कि पीरियड और वर्ग जिसे हम ग्रुप के नाम से जानते हैं ना, इंग्लिश में इसको ग्रुप कहते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में हमें अच्छे से बताया था, एक्सप्लेन किया था, तभी हम जो एलिमेंट है उसके बारे में हम सिस्टमेटिक स्टडी कर पाते हैं. तो देखिए सबसे पहले जो हम मैंडलीव के periodic टेबल की बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था, तो थोड़ा तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता दिया था इसमें, तो वापस देखते हैं. इसमें सबसे पहले अगर हम इसमें आवर्त की बात करें, यानी कि अगर हम पीरियड की बात करें, तो पीरियड इसमें कितने होते हैं बेटा, पीरियड जो होते हैं इसमें 7 पीरियड होते हैं. अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप यानी होते हैं वर्ग, तो वर्ग इसमें कितने होते हैं, वर्ग होते हैं आपके 8 वर्ग होते हैं. ओके, तो अब देखिए साथ पहले आवर्त की बात कर लेते हैं कि आवर्त को कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है और आवर्त के अंदर कितने एलिमेंट इसमें रखे गए हैं. तो हम अगर फर्स्ट आवर्त की बात करें, यानी कि पहले अगर पीरियड की बात करें, तो पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट हैं. कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, यानी कि 2 तत्वों को इसमें रखा गया है. अब हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे पीरियड की, तो इसमें कितने तत्वों को रखा गया है, 8 तत्वों को इसमें रखा गया है. 8 तत्वों को इसमें रखा गया है, यानी कि 8 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट मतलब रखे गए उन्होंने उनके जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. अब हम बात करते हैं 4th एंड 5th की, तो 4th एंड 5th में 18 तत्वों को इसमें रखा गया है. 18 इस मतलब 4th में भी 18 और 5th में भी 18 एलिमेंट यानी कि तत्वों को रखा गया है. अब हम बात करते हैं 6th आवर्त की, तो 6th आवर्त में कितने 32 तत्वों को रखा गया है. और उसके बाद जो है 7वां आवर्त कैसा है, अपूर्ण है, जिसमें टोटल तत्व ही कितने थे 19, और जिसमें से भी जो 14 तत्व थे वो एक्टिनाइड के उपस्थित थे. ठीक है, तो इसको कौन सा है, 7वें आवर्त को अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है. अब हम इसकी बात करते हैं, इनको अदर किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पहले आवर्त में 2 ही तत्व मिलते हैं, इसलिए इसको लघुत्तम आवर्त कहते हैं. लघुत्तम का मतलब है तो शॉर्टेस्ट पीरियड. उसके बाद इसमें 8 तत्व होते हैं, 8 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट पीरियड, यानी कि इसको लघु आवर्त कहते हैं. इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, यानी कि लघुत्तम आवर्त. ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा चेंज है, इसे हम कहते हैं लघुत्तम और इसे हम कहते हैं लघु आवर्त. ओके, उसके बाद जो 4th और 5th है, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है. लॉन्ग पीरियड, LONG, लॉन्ग, और पीरियड यानी कि दीर्घ आवर्त के नाम से इसको जाना जाता है. क्या कहा जाता है, दीर्घ आवर्त. अब क्योंकि इसमें इन सबसे ही ज़्यादा है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से इनको जाना जाता है, लॉन्गेस्ट पीरियड. ओके, इसको लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है. अब जिसमें इनकी हम बात करेंगे, इसमें तो होंगे लॉन्ग पीरियड और इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड. अब 7वां आवर्त क्योंकि अपूर्ण है, अपूर्ण होने के कारण इसमें पता नहीं टोटल ही कितने पॉइंट मिलते हैं, इसमें 19 मिलते हैं ना, और जिसमें से भी 14 तत्व किसके होते हैं, इसमें एक्टिनाइड के प्रेजेंट होते हैं. तो आवर्त के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंडलीव ने अपनी periodic टेबल को आवर्त और वर्गों में क्लासिफिकेशन किया था, ताकि हम जो एलिमेंट है उसके बारे में सिस्टमेटिक स्टडी कर पाए, उनके गुणों की आराम से हम उसके क्या कर पाए, मतलब अध्ययन कर सके. तो आवर्त की हम बात करते हैं, उन्होंने आवर्त को 7 भागों में विभाजित किया था, यानी कि 7 आवर्त होते हैं. अब उस आवर्त के अंदर कितने कितने तत्व उपस्थित हो सकते हैं वो देखिए. पहले आवर्त के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, लघुत्तम आवर्त कहते हैं. दूसरे और तीसरे आवर्त के अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, जिसे हमने क्या कहा, लघु आवर्त कहा है. उसके बाद चौथे और 5वें आवर्त के अंदर 18 तत्व होते हैं, इसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं. और छठे आवर्त के अंदर 32 तत्व होते हैं, जिसे हमने दीर्घतम आवर्त कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, दीर्घतम आवर्त इसे कहा जाता है ना. और 7वां आवर्त अपूर्ण है. अब हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग के बारे में देखिए, एक बार इसको मैं रफ कर देती हूँ. वर्ग
जब हम वर्ग के बारे में बात करते हैं तो वर्ग कितने होते हैं बेटा, 8 वर्ग होते हैं ना। 8 वर्गों को उन्होंने क्या किया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। वर्गों को किसमें, 2 भागों में, जिसमें से उन्होंने सबसे पहले अगर 8 हम वर्ग की बात करते हैं तो इसको रोमन संख्या में उन्होंने 1 से लेकर के और 7 तक उन्होंने ऐसे इनको 7 वर्ग जो ये थे इसको ऐसे रखा। और 8वें वर्ग को उन्होंने क्या, 8वें वर्ग को 3 उप समूह में उन्होंने बांटा था। जो 1st to 7th उन्होंने जो समूह बांटे थे, जो 2 समूह थे उनको कौन से थे, ए और बी में उनको बांट दिया था। किसको, 1st से लेकर के 7th वालों को उप समूह में उनको वर्गीकृत कर दिया था। अब ए में आने वाले जितने भी तत्व थे उनको हम सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको सामान्य तत्व कहते हैं, या इसे हम नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। अब बी में आने वाले जितने भी तत्व हैं, बी में आने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, या इसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट, अभी मेटल की बात नहीं होगी, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक का क्लियर है। सबसे पहली बात आवर्त की हो गई, आवर्त के बारे में मैंने आपको क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग कितने होते हैं, इसमें 8 वर्ग होते हैं, जिसमें 8वें वर्ग को उन्होंने शून्य नाम दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं पहले से 7वें वर्ग को उन्होंने जो रोमन संख्या होती है उसमें उन्होंने लिखा। उसके बाद उनको उप समूह में वर्गीकृत कर दिया, ए में और बी में। ए में आने वाले तत्व को सामान्य तत्व कहा जाता है और बी में आने वाले तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है संक्रमण तत्व हम किसे कहते हैं और जो सामान्य तत्व होते हैं वो किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं एक बार रफ कर दूं। यहाँ पे 3 तरह के एलिमेंट आप नाम सुनेंगे अपनी जब किताब देखेंगे तो वो होंगे। पहला होगा सामान्य तत्व। इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बता रही हूँ, सामान्य तत्व, ठीक है, यानी कि नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका क्या है, एक तो सामान्य हो गया, ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण तत्व, इसे हिंदी में कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और थर्ड टाइप का आपका एक होता है टिपिकल एलिमेंट, यानी जिसे आप कहेंगे प्रारूपिक तत्व। क्या कहा जाता है उसको, प्रारूपिक तत्व, यानी कि टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सामान्य तत्व की बात करते हैं। आराम से सुनिएगा, सामान्य तत्व हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर के संयोजी, मतलब जो आंतरिक जो कोश होते हैं वो पूरी तरह से पूर्ण भरित होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। लेकिन जो उनका जो सबसे बाहरी जो कोश होता है, यानी सबसे बाहरी कौन सा होता है, संयोजी कोश होता है, वो केवल खाली होता है, बल्कि अंदर के सारे क्या होते हैं, भरे होते हैं। सामान्य समझ में आया। नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट का मतलब ये है जिनके जो इनर शेल होते हैं वो कंप्लीट फुलफिल्ड होते हैं, लेकिन जो संयोजी यानी कि वैलेंस जो शेल होता है, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, वही क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिशन तत्व की, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन जो संक्रमण तत्व की। संक्रमण तत्व में क्या होता है कि इसमें संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो तो है ही, लेकिन जो इसके अंदर के जो कोश होते हैं, यानी कि आंतरिक कोश होते हैं, वो अपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो अपूर्ण होते हैं। अब प्रारूपिक की बात करते हैं। प्रारूपिक तत्व उन्हें कहा जाता है जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, फिक्स होती है। अब प्रारूपिक तत्व में आप अपनी किताब के अंदर कहीं भी देख लेना कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में ये कहा है, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में आने वाले, दूसरे आवर्त यानी कि लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, और तीसरे आवर्त यानी कि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के तत्वों को उन्होंने प्रारूपिक तत्व कहा है, यानी कि उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसी कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो जैसे जैसे आगे चैप्टर खत्म होगा आपके समझ में आ जाएगा कि आंतरिक कोश क्या होते हैं, संयोजी कोश क्या होते हैं। संयोजी कोश एक बेटा ये बता रहा, जैसे ये नाभिक होता है तो इसके जो शेल अब बनते हैं, यानी कि ये जो ऑर्बिटल जैसे जिसे हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है, तो सबसे जो बाहरी होगा इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। और इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आंतरिक कोश कहते हैं। यानी कि अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर भरे जाएंगे उसको तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, यानी कि संयोजी कोश में भरे जा रहे हैं, और जो अंदर आने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ना भरने वाले, उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक इलेक्ट्रॉन, यानी आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? ओके, तो मेंडलीफ की जो पैरियोडिक टेबल थी वो बस इतनी ही थी, और उनकी
पैरियोडिक टेबल की उपयोगिता क्या थी बेटा, आज हम वो भी करेंगे कि मैंडलीफ जो पैरियोडिक टेबल थी उनकी सबसे पहली उपयोगिता, सबसे पहला ये था कि हम उनकी सिस्टमैटिक, यानी कि उन्होंने ही तो सबसे पहले ये किया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आराम से एक टेबल के अंदर बनाई। टेबल हमारे लिए पढ़ना ईजी होता है ना, तो उन्होंने उसकी जो उनकी जो उपयोगिता थी, यानी कि जो भी उन्होंने पैरियोडिक टेबल बनाई थी, उसका सबसे पहला बेनिफिट क्या मिला हमें कि हम एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं ना, सिस्टमैटिक स्टडी उससे हो सकी, किससे, जो भी मैंडलीफ ने अपनी पैरियोडिक टेबल दी थी। दूसरी बात, उतनी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं आसानी से, है ना, स्टडी जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। देन जो न्यू एलिमेंट थे, है ना, न्यू एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट का मतलब क्या था, जरा ये देखना कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट यानी इन फ्यूचर अगर कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी होती है ना, किसी भी नए एलिमेंट की डिस्कवरी होती है, तो जब मैंडलीफ अपनी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एलिमेंट को रख रहे थे अपनी टेबल के अंदर जो भी उन्होंने बनाई थी, उन्होंने क्या किया था, जब परमाणु जो क्रमांक थे यानी कि एटॉमिक वेट जब वो लिख रहे थे उस दौरान, तो उसमें अगर कभी डिफरेंस आ रहा था 2 या 3 अंतर का, तब वहाँ पे उन्होंने जगह खाली छोड़ दी थी। अगर इसके बीच उन्होंने ये सोचा था अगर कोई नया एलिमेंट आएगा तो वहाँ पे उनको रखा जा सकता है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट यानी कि इन फ्यूचर के लिए उन्होंने सोचा कि हाँ अगर कोई एलिमेंट आया तो हम वहाँ पे उसको रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कमी की। कमी यानी होती है लिमिटेशन। तो देखिए लिमिटेशन, अगर हम किसी के कमियों की बात करते हैं तो कमी निकालने में तो ह्यूमन नेचर जो है बहुत ही आगे है ना, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सबसे पहले अगर किसी की एक कमी होती है तो बहुत सारी कमियां गिना के रख देते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओनली 3-4 कमियां ही बताऊंगी, बाकी अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो तो अपनी बुक में से देख सकते हो। ओके, तो देखिए सबसे पहली कमी ये है मैंडलीफ पैरियोडिक टेबल की, उन्होंने हाइड्रोजन को कोई फिक्स स्थान नहीं दिया था। ये तो आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक भी चला आ रहा है कि हाइड्रोजन को कोई फिक्स स्थान नहीं दिया गया है, तो अब जब हम आधुनिक पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम मैंडलीफ की बात कर लेते हैं। तो मैंडलीफ ने क्या किया था, अपनी पैरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को कोई फिक्स स्थान नहीं दिया था। ओके, दूसरी इसकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने क्या किया था, ट्रांस यूरेनियम यानी जो क्षारीय मृदा जो तत्व थे यानी धातु थी, उनको भी उन्होंने उस अपने अंदर यानी कि जो लैंथेनम वगैरह थे और ट्रांस यूरेनिक तत्व थे, उनको अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें कोई निश्चित स्थान उनको भी नहीं दिया गया था। ट्रांस यूरेनिक तत्व, बच्चों के आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी कि ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या होते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन भी बनता है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, या क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांस यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए इसका बस एक लाइन का आंसर है U92, यानी कि यूरेनियम जो कि 92 नंबर पे आता है के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। क्लियर है इतना? ओके, तो उन्होंने क्या किया था, इनकी लिमिटेशन दूसरी क्या हो गई कि ट्रांस यूरेनिक जो तत्व थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में इनको इस निश्चित स्थान नहीं दिया था। तीसरी इनकी कमी ये थी कि इन्होंने ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले को कम परमाणु क्रमांक से पहले स्थान दे दिया था, है ना, और भिन्न भिन्न जो भी भौतिक गुण या रासायनिक गुण जो दर्शा रहे थे उनको एक वर्ग में ना रख करके उन्होंने अलग अलग वर्गों में उसको रख दिया था, यानी कि जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको उसको अकॉर्डिंग एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया था। तो ये कुछ कमियां थी मैंडलीफ की। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगी आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पैरियोडिक टेबल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।